जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद विसाल ख़ान है। बाय प्रोफेशन मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं इस्लामाबाद में मैं हूँ। और अ, मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ है वो फाइनेंसेस हैं। अ, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बैंकिंग एंड फाइनेंसेस पे है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आप लोग भी जो पार्टिसिपेंट हैं काइंडली अपना तारुफ करवा दें ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए। ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, चूँकि वो आपके रिलेवेंट फील्ड है, जो प्रैक्टिस है आप कर रहे हैं या नॉन प्रैक्टिसिंग है या बैंक्स में काम कर रहे हैं, ताकि उस तरह से मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ और आपके नॉलेज से मैं बेनिफिट ले सकूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, ज़रा अपना तारुफ करवाएं ना एक-एक करके ज़रा प्लीज़। जी सर, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं सर। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद में है माशाल्लाह। जी सर। अच्छा ठीक है, हो गया आप। अच्छा, और आयशा? बाकी लोग अपना तारुफ करवाएंगे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सादिया। सर मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। सादिया अजमेर है और मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ। 5th ईयर है मेरा, लास्ट अच्छा, सेमेस्टर में। जी माशाल्लाह, थैंक यू। आगे चलें। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? एक दफ़ा मुझे पता चल जाए सबको आवाज़ आ रही है ताकि फिर हम स्टार्ट करें। अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो फिर मैं समझूंगा कि जी। एक एक करके कराएं ना अपना। अनम्यूट करके करें आपका, चूंकि म्यूट पे सबके माइक म्यूट पे हैं। क्लियर है आवाज़ सर, जी जी। सबके लिए। मैं सबसे कह रहा हूँ ना, तारुफ करवा दे। सुहैम ने और तहमीना ने अपना तारुफ करवाया, बाकी किसी ने अपना तारुफ नहीं करवाया। हसीब? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? हसीब, शरीफ, आयशा, हमजा, रांझा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा। जी सर। जी अपना तारुफ करवाएं प्लीज़। मेरा नाम आयशा है और मैंने अभी मैट्रिक क्लियर की है। आपने मैट्रिक क्लियर की है अभी। मैट्रिक क्लियर किया है? जी। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने लॉयर बनना है, आगे क्या करना है आपने? जी लॉ करना है। अच्छा चलें ठीक है, गुड हो गया। आगे जाएं जी। हसीब, हसीब शरीफ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और कोई? हमजा? अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर है, सारे स्टूडेंट हैं, ताकि मैं उस लेवल पे बात करूँ आपसे। ओके, कामरान का माइक काम नहीं कर रहा। तहमीना, आप लॉयर हैं, गुड हो गया। चलें फिर चलते हैं आगे। हमारा आज का सब्जेक्ट है बैंकिंग इन फाइनेंस। तो पहले कहते हैं पाकिस्तान में वो कौन से लॉज हैं जो बैंकिंग को डील करते हैं। और यहाँ दो दो वर्ड्स है, एक है बैंकिंग और एक है फाइनेंस। तो बेसिकली जो लॉ एप्लीकेबल है वो बैंक्स के ऊपर है, बिकॉज जब पाकिस्तान बना तो मे भी एक या दो बैंक होंगे, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबली और पाकिस्तान को मिला के बैंकिंग एक इंडस्ट्री बन गई है, ये पूरी एक सर्विस इंडस्ट्री है।
और जो पहला कानून है पाकिस्तान का वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है, और जो अमेंड हुआ है एज अमेंडेड 2022। जो दूसरा कानून है जिसके अंदर बैंकिंग कंपनीज बनती हैं, और वो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 एज अमेंडेड अप टू 2011। आपको उसकी नजर आ रही है सबको, राइट? और पाकिस्तान एक तीसरा कानून जो बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बैंक को कहते हैं, हम नीचे रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस है, ये एक्ट नहीं है, इसको ठीक कर देता हूँ, फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001। एक रिसेंटली लॉ पास हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्ट 2017, और जो एक और लॉ है जो बैंक्स को और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को और बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, एग्रीमेंट्स को, जितने भी बैंकिंग एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक्स के कस्टमर्स के साथ, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से लेकर और फाइनेंसिंग के जो एग्रीमेंट होते हैं, लोन के जो एग्रीमेंट होते हैं, सिक्योरिटी के एग्रीमेंट होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न करता है। बैंकिंग में एक और लॉ एप्लीकेबल है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए, जहाँ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो बैंकिंग कंपनीज जिसके नीचे बनती हैं, वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 2017 है। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बैंक किसको कहते हैं। बैंक ऐसा वो एक इदारा होता है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिपॉजिट लेती है और अपने पास लोगों का पैसा रखती है, और फिर उससे जो वो बिजनेस करते हैं उसको बैंकिंग बिजनेस कहते हैं। और वो जो बिजनेस में जहां वो पैसा लगाते हैं लोन की शक्ल में, उसको फाइनेंसेस कहते हैं। तो इसीलिए बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। चूंकि इसमें आयशा ने बताया कि वो मैट्रिक की स्टूडेंट है, वो शायद ना समझ सके इस तरह से, लेकिन अपने पास अगर नोट्स ले ले और आगे लॉ में जाएगी तो उसको समझ आ जाएगी कि बैंकिंग कंपनी क्या होती है। लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी, व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो उसको गवर्न करती है। पहले हमारे यहाँ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, जो कि अमेंड होकर अब कंपनीज एक्ट 2017 हो गया है। तो कंपनियां तीन तरह की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कहती हैं जिसको लिमिटेड कहते हैं। एक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फर्म का नाम प्रो कंसल्ट है, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो उसको हम प्रो कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड कहेंगे। लेकिन अगर यही कंपनी हम पब्लिक लिस्टिंग पे ले जाएंगे और पब्लिक कंपनी बनेगी तो ये प्रो कंसल्ट लिमिटेड हो जाएगी। तो ये लिमिटेड बाय शेयर होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। और ये वो कंपनी होती है जो कि स्टेट ओन कंपनी होती हैं और वो भी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। एक तीसरी फॉर्म होती है कंपनी की जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन जिसको कहते हैं, या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सेक्शन 42 कंपनी कहलाती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हमारा इस वक्त कोई काम नहीं है, और हमारा लिमिटेड बाय गारंटी के साथ भी कोई काम नहीं है। हमारी कंपनी जिसका हम अभी इस वक्त समझने की कोशिश करेंगे वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो भी बैंक बनता है पाकिस्तान में, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक लाइसेंस लेना होता है। पहले उसके पास सबसे पहले आप एक कंपनी रजिस्टर करेंगे जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। एक होती है बैंकिंग कंपनी और एक होती है नॉन बैंकिंग कंपनी। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस स्लाइड पे पहले बैंकिंग कंपनीज लिखा हुआ है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। तो बैंकिंग कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती हैं, जहां आप अपना चेकिंग अकाउंट खोल सकते हैं। जो उमूमन आपका बैंक का अकाउंट होता है, जो आमतौर पर बैंक अकाउंट खुलते हैं, जिसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, जिसका आप एटीएम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसमें पैसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वो आपका चेकिंग अकाउंट कहलाता है। तो बैंकिंग कंपनीज वो बैंक्स होते हैं जो कि आपका अकाउंट खोल सकते हैं। और सबसे पहले ये जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, ये हम बनाते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, SCCP उसको कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
और कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास कुछ लोग मिलके सब्सक्राइबर एक कंपनी बनाते हैं वहाँ पे, और उसमें, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये होती है कि इसके शेयर या तो लिस्टेड होती है और या नॉन लिस्टेड होती है। अब लिस्टेड और नॉन लिस्टेड जो है ना वो अब स्टॉक एक्सचेंज का एक अगर अलग टॉपिक है। तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। तो वहाँ जहाँ शेयर ट्रेड होते हैं वो लिस्टेड कंपनी होती है। जहाँ जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे थे वो नॉन लिस्टेड कंपनी होती है, लेकिन होती पब्लिक है। तो एवरी बैंकिंग कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी और दिस इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक। अगर हबीब बैंक के साथ देखें तो हबीब बैंक लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कभी भी नहीं लिखा होगा। इस तरह अगर आप जाएंगे मुस्लिम एमसीबी बैंक तो एमसीबी बैंक लिमिटेड होता है। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड चार्ट बैंक के साथ तो स्टैंडर्ड चार्ट बैंक लिमिटेड है। तो ये सारी लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो बैंकिंग कंपनी होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। जब पब्लिक कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है एक दफ़ा, तो फिर उसके कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और वो बैंकिंग, ये जो इसमें स्लाइड में आप देखेंगे कि दूसरा जो कानून है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, और इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ रेगुलेशन है जिसमें आपने उसका पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल पूरा करना पड़ता है, कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस बैंक को लाइसेंस दे देता है। अब बैंक, एक तो बैंकिंग कंपनीज है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनको भी स्टेट बैंक ही लाइसेंस देता है। वो भी उसी तरह उसके लिए SECP में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की एक रेगुलेशन है, उसके नीचे बनती है। लेकिन ये डिपॉजिट नहीं ले सकती, ये इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टमेंट कंपनी काम कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं, उनको दूसरी जगह इन्वेस्ट करा सकती हैं, एडवाइजरी दे सकती हैं, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट नहीं ले सकती। इस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लफ्ज़ बैंक्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ आपको मिलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 में। तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज, जितने बैंक्स हैं, हमारे जितने भी बैंक हैं, वो सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और फॉर द पर्पज ऑफ ये फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसी तरह कुछ और टर्मिनोलॉजी यहाँ नज़र आ रही होंगी, ये आगे आपको समझाता जाऊँगा मैं। लैंडर है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ये, जिसको मैं, ये पहला जो लफ्ज़ आपका बैंक्स में इस्तेमाल होता है वो कस्टमर होता है। कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक वो है जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं, जो कि आपके जिनके अकाउंट होते हैं बैंक में, और चेकिंग अकाउंट होते हैं जिसमें वो पैसे जमा करते हैं, चेकबुक इस्तेमाल करते हैं, और क्रेडिट कार्ड होता है उनके पास डेबिट कार्ड होता है, ये वे कस्टमर होते हैं। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस के अंदर कस्टमर की डिफिनीशन पढ़ें, तो कस्टमर वो बंदा होता है या वो कंपनी होती है जिसने बैंक से लोन लिया होता है या गारंटी या लोन को गारंटी किया होता है। तो वो कस्टमर, उस कस्टमर की डिफिनीशन उस कस्टमर से डिफरेंट है जिसका अकाउंट होता है। अकाउंट उसका भी होगा, लेकिन अगर हम जाएंगे, कभी ऐसा कस्टमर है जिसका सिर्फ बैंक के पास अकाउंट है, उसने कभी लोन नहीं लिया, कोई गारंटी नहीं दी, और उसका अगर बैंक के साथ कोई इशू पड़ गया और अगर वो कोर्ट में जाएगा, तो ये वाला कस्टमर सिविल कोर्ट में जाएगा, या वफाकी मुतसिब होता है बैंकिंग मुतसिब, उसके पास जाएगा। लेकिन वो कस्टमर जिसने लोन लिया होगा, गारंटी दी होगी, उस कस्टमर का और बैंक का अगर कोई इशू पड़ जाता है और लिटिगेशन में जाना पड़ा, तो उसकी जुरिसडिक्शन बैंकिंग कोर्ट की होती है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 के तहत बैंकिंग कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है। अब इसमें एक और लफ्ज आता है जिसको लेंडर कहते हैं। लेंडर वो बंदा है जिसने बैंक से, जिसने जिस बैंक ने लोन दिया होता है उसको लेंडर कहते हैं। बैंक उमूमन लोन देने के वक्त बैंक के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो लेंडर होती है। क्रेडिटर भी बैंक को कहते हैं, जो किसी को, और क्रेडिटर जनरली बैंक में भी इस्तेमाल होता है, वैसे भी इस्तेमाल हो सकता है ये लफ्ज़। जैसे अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं आपको दूं, तो मैं क्रेडिटर होऊंगा और आप या तो डेटर होंगे या बारोवर होंगे। तो बैंक के लिए उस वक्त जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को कर्जा देती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी वहां पे स्टेप इन करती है एज ए लेंडर एग्रीमेंट में, और या क्रेडिटर।
अब डेटर कौन होता है? जिसने कर्जा लिया होता है, जिसके ऊपर डेट होता है उसको डेटर कहते हैं। और जिसने, उसको एक और लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो बारवर होता है। और उसको लिए, और बारवर के साथ अगर दो बारवर हों, एक ने लोन लिया हो और दूसरे ने उस लोन को गारंटी किया होगा, अगर ये वापस नहीं करेगा तो मैं अपनी ज़मीन देता हूँ या अपने पैसे देता हूँ या अपना सोना रखता हूँ आपके पास, और उसको आप, अगर इसने पैसे नहीं दिए, डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आप उसको मार्केट में बेच के अपने पैसे पूरे कर लें। ऐसे बारवर को बारवर कहते हैं और इसको गारंटर भी कहते हैं। और उसको कस्टमर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। लेंडर, क्रेडिटर, डेटर, बारवर, बैंक, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग कंपनीज और ये लॉज। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अभी अभी क्वेश्चन करें ताकि हम क्लियर करते जाएं, बिकॉज क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत बेसिक सी नॉलेज की ज़रूरत है, और ये बेसिक नॉलेज है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप मुझसे पूछें, ताकि यहीं से हम इसको क्वेश्चन आंसर के साथ चलते चले जाएंगे। है कोई किसी का क्वेश्चन? आवाज आ रही है सबको? जी, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फीडबैक नहीं आएगा मेरी तरफ से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो बात की है मैंने, इस पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आपको अभी जवाब दे दूं। बताइए प्लीज। कोई भी नहीं बोलता, ये ग्रुप में इतनी खामोशी क्यों है? कोई क्वेश्चन नहीं है सर फिलहाल के लिए तो। मतलब इतना मैं समझा ही नहीं सका कुछ है। अच्छा, मैं क्वेश्चन करता हूँ, कौन जवाब देगा? बैंकिंग कंपनी किसको कहते हैं? जी, बैंकिंग कंपनी किसी को नहीं पता किसको कहते हैं? बैंक किसको कहते हैं ये बताएं चले। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। बैंक किसको कहते हैं? बैंक की बेसिक बेसिक डिफिनेशन बताएं जरा, कोई एक बंदा। अच्छा ये बताएं, लैंडर किसको कहते हैं? सर बैंक जब लोन देता है तो फिर बैंक को हम लेंडर कहते हैं। गुड, शाबाश, गुड हो गया। इसका मतलब है कुछ एक बंदा तो मेरी बात समझ गया है। अच्छा ये बताएं कि को बारोर किसको कहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा चलें एक दफा फिर समझाता हूं मैं आपको। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये देखें, मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट खोला है, ठीक है? इसमें हम जाके ना बैंक की डिफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि बैंक किसको कहते हैं। यहाँ कहते हैं बैंक मींस द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन ये स्टेट बैंक की डिफिनेशन है। जो एग्जैक्टली बैंक की डिफिनेशन हम उस पर जाते हैं। Cooperative bank means a society registered in the Cooperative Society Act 1912 or any other law for a timing in force in Pakistan relating the cooperative societies, the primary objective of which is to provide financial accommodation to its customers. अब पाकिस्तान में वो बैंक्स जिनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिए हुए, इसके अलावा एक और किस्म के बैंक्स भी हैं जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो कि पहले हुआ करते थे, आजकल बहुत कम है। फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान में अगर एक बैंक है तो वो गिलगित बल्तिस्तान कोऑपरेटिव बैंक है। ये इस
1912 की लॉ के ये बनते हैं, और ये वैसे ही एक्ट कर रहे होते हैं जो कि जैसे आपके आम बैंक कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि स्केड्यूल बैंक नहीं होते, तो इसीलिए इसको हम वो वाले बैंक नहीं कह सकते कि जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसके नीचे बने होते हैं। वो बैंक इनफैक्ट पाकिस्तान में जो कंसेप्ट बैंक का है, जिसको आप बैंक कहते हैं, तो वो वाला बैंक होगा जिसको जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, वो या तो स्केड्यूल होगा या तो स्केड्यूल नहीं होगा, और जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया होगा। अगर हम 1956 की का लॉ देखते हैं, उसमें देखते हैं कि बैंकिंग की डिफिनीशन क्या है। बैंकिंग देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन आ गई बैंकिंग की। बैंकिंग मीन्स द accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on the demand or otherwise, and withdrawable by checks, drafts, order or otherwise. इसको कहते हैं बैंकिंग। ये बैंकिंग की डिफिनीशन है। अगर आप उसकी नजर आ रही थी, उसको अपने पास 1956 का आप लॉ डाउनलोड कीजिएगा, स्टेट बैंक sbp.gov.pk, sbp.gov.pk आपका वेबसाइट है, उसमें आप जाइएगा, वहां पे आपको ये लॉ सारे मिलेंगे, सारे लॉ मिलेंगे। sbp.gov.pk। ये मैं आपके लिए टाइप कर देता हूँ, इसको इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे और आप अब इसमें उन दूसरा लफ्ज है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी मीन्स अ बैंक। Banking company means any company which transact the business of banking in Pakistan and it includes their branches and subsidiaries functioning outside Pakistan of the banking companies incorporated in Pakistan. अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो इसमें उन्होंने लिखा है एनी कंपनी विच इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और कैरीज और एनी ट्रेड और विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स of money from the public merely for the purpose of financing its business, as such manufacturer or trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause. For example, अगर आपने एक कंपनी खोली हुई है जो स्टील बनाती है, और अगर आप लोगों से पैसे लेते हैं और उसमें उससे कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वो बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। आगे ब्रांच की और उसकी डिफिनीशन है, हमने क्रेडिटर का लफ्ज ऊपर डिफिनीशन है स्क्रीनशॉट पे देखा था, उसको यहाँ लिखा है क्रेडिटर इंक्लूड्स पर्सन फ्रॉम हुम डिपॉजिट्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम व्हिच द फाइनेंशियल अकोमोडेशन और फैसिलिटी हैज बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप इन प्राइस, हायर परचेज, लीज और अदरवाइज। अब ये कह रहे हैं क्रेडिटर, फॉर एग्जाम्पल हम जो बैंक के पास अकाउंट खोलते हैं एज ए कस्टमर और उसमें जो पैसे रखते हैं, उनमें से जो हमारा पैसा डिपॉजिट पड़ा हुआ है उनके पास, तो हम बैंक के क्रेडिटर हैं। हम कौन है? हम बैंक के क्रेडिटर हो गए। और ऊपर जहां लिखा हुआ है कि वो जो अगर आप बैंकिंग हैं तो वहां पे वो जो पैसे हमने मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, उनने ली और वो हमें किसी वक्त भी जब हम डिमांड करते हैं, जब आपके चेक पेश करते हैं, तो वो कहते हैं आप पैसे ले लें। विड्रॉयल बाय चेक, विड्रॉल बाय चेक लिखा हुआ है, ड्राफ्ट और ऑर्डर और अदरवाइज। आजकल चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो विड्रॉल अगर हम पैसे वापस अपने ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो विड्रॉल के ज़िम्मे में आता है, बाय ऑनलाइन विड्रॉल कहते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कहते हैं। अब आप क्रेडिटर कौन हुआ? आप क्रेडिटर हो गए अगर आपके पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपने लोन लिया है, आगे लिखा हुआ है लॉस बैंकिंग कंपनी person whom deposits have been received on basis of the participation in the profit and loss,
आपके PLS अकाउंट होते हैं, आपने नाम सुना होगा PLS अकाउंट, ये कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर आप अकाउंट PLS अकाउंट तो उस नुकसान होता है उन पैसों के ऊपर, तो आपके अकाउंट पे नुकसान आएगा, और अगर तो आपके अकाउंट को मुनाफा मिलेगा। तो एक होता है करंट अकाउंट, उमूमन के प्रॉफिट लॉस को लोग ज्यादातर लोग PLS अकाउंट में नहीं रखते, बल्कि वो अगली बात है जिसमें से लिखा हुआ है कि जो पैसे आप, अगर बैंक आपको पैसे देता है तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकोमोडेशन फैसिलिटी हैज बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप इन प्राइस, चूंकि पाकिस्तान में फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि सूद लेना पाकिस्तानी कानून के तहत जायज नहीं है, तो उसको उन्होंने मार्कअप प्राइस में कर दिया, यानी आप लोन लेते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है या आप बैंक को दे रहे हैं उसको मार्कअप कहेंगे। उमूमन दुनिया में बाकी जगहों में अगर होता है तो बैंक्स मार्कअप एंड मार्क डाउन पे काम करते हैं, लेकिन मार्क डाउन पे उमूमन बैंक बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने अगर आपको कर्जा दिया हुआ है तो बैंक कभी भी आपको नुकसान हो गया और मार्क डाउन आ गया तो मार्क डाउन का पाकिस्तान में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर स्टेट बैंक का आप देखें तो आप नोट किया होगा, जो लोग अगर वाबस्ता है बैंकिंग से, तो हर तीसरे महीने या छठे महीने स्टेट बैंक एक शरह मुनाफा ऐलान करती है, तो वो 3 मंथ्स उमूमन सेमाई के लिए करती है, कायबर होती है, और कायबर मुखफ़फ़ है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। क्या होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, कायबर, ये अपने पास लिखिएगा। कायबर कंसेप्ट ये है कि कराची में जितने बैंक हैं और कर्जे लोगों को भी देते हैं साथ मिलके, और वो किसी को लोन नहीं देंगे। जो 12% प्लस 3% इज इक्वल टू 15% जो लो, ये सूद का या मार्कअप का जो उन्होंने स्टैंडर्ड रख दिया 3 महीने के लिए, इसको करेंगे। तो हर तीसरे महीने एक मीटिंग होती है कराची बैंकों की, और वो लोन के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप मुकर्रर करते हैं, उसको कायबर रेट कहते हैं उमूमन। और जितने भी अगर आप कर्जे लें बैंकों से, तो आपका जो कर्जा होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट लग रहा होता है बैंक का, वो कायबर पे होता है। अब आगे लिखा हुआ है हायर परचेज, वो जैसे आप गाड़ियां लेते हैं या मशीनरी लेते हैं और वो लीज पे लेते हैं, उसको हायर परचेज या लीज कहते हैं, और या बाकी फैसिलिटी अदरवाइज अदर फैसिलिटी लिखा हुआ है। आगे लिखा का लफ्ज आ गया जो हम ऊपर देख रहे थे, आ गया कंपनी मीन्स एनी कंपनी which may be wound up under the company's ordinance and includes a branch of a foreign banking company doing banking business in the Pakistan under a license issued by State Bank of Pakistan। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो भी कंपनी हो वो सबसे पहले अपने आप को उसको, अगर वो एज ए बैंकिंग कंपनी काम करना चाहती है तो वो जाके रजिस्टर करवाएगी अपने आप को। जो लोग बैंकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं वो जाके रजिस्टर करेंगे कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। अब चूंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अब नहीं रहा, अब वो अमेंड होकर कंपनीज एक्ट 2017 हो गया है, तो उसके नीचे अगर वो कंपनी बनेगी और कल उस कंपनी को खत्म करना पड़ेगा तो इस लॉ की प्रोविजन लगेंगी उनको। तो वो कहते हैं कि वो कंपनी, उन्होंने डिफिनीशन को उल्टा कर दिया है, नॉट फॉर्म बट मे बी वाउंड अप। अगर कंपनी का नुकसान में चली जाए तो कंपनी ऑर्डिनेंस के जाके आपको जो कंपनी कोर्ट होती है, और उमूमन जो कंपनीज एक्ट के नीचे जो कंपनी कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट का एक बेंच होता है, और उस बेंच के जो रूल होते हैं वो CPC भी नहीं होती, और वो जो हाई कोर्ट के रूल होते हैं, जैसे सिंध हाई कोर्ट रूल है, जैसे लाहौर के पंजाब हाई कोर्ट रूल हैं, पेशावर के पेशावर हाई कोर्ट रूल्स हैं, बलोचिस्तान के बलोचिस्तान हाई कोर्ट रूल्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं इसको एडमिनिस्टर करने के लिए। अब कंपनी कोर्ट जो होती है उसी का एक बेंच होता है, लेकिन उसके लिए कंपनी कोर्ट रूल्स 1993 है।
कंपनी कोड रूल 1993, उसके नीचे वो जो भी कंपनी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैंकिंग कंपनी, और चूंकि बैंकिंग कंपनी भी एक कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी, तो उसको जितने भी अफेयर्स होते हैं इंक्लूडिंग उस कंपनी को वाइंड अप करने का मतलब है कंपनी को बंद करने का, तो वो कंपनी कोड रूल के तहत कंपनी कोर्ट ही कर सकती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉ, जो ऑर्डिनेंस है 1956 का, इसके लिए जो कंपनी कहलाएगी, कौन सी कंपनी होगी, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, नाउ कंपनीज एक्ट 2017 के नीचे जो वाइंड अप हो सके उसको हम कंपनी कहेंगे। और फॉरेन ब्रांच बैंकिंग कंपनी की फॉरेन ब्रांच होगी, जैसे कोई फॉरेन बैंक है, सऊदी अरब का है, यूके का है, अमेरिका का है, अगर वो आके पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोले तो उसको भी हम फॉरेन बैंकिंग कंपनी कहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग बैंकिंग बिजनेस in पाकिस्तान। और वो जो भी कंपनी आएगी पाकिस्तान में, बाहर से आएगी या लोकली इनकॉर्पोरेट होगी, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगला जो लफ्ज है वो है डेटर। डेटर इंक्लूड्स अ पर्सन टू हुम और अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू विच फाइनेंस इज डिफाइंड इन द बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984। ये 1984 ट्रिब्यूनल चेंज हो गया है, ये अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 हो गया है, हैज बीन प्रोवाइडेड। उसमें जो डेटर की डिफिनीशन दी गई थी, तो वो डेटर भी है, कस्टमर है, क्रेडिटर है। तो अब ये जो ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984 है, ये अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 है। उसमें जो भी डिफिनीशन दी गई है डेटर की, वो चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई और कंपनी हो, वो उस पर एप्लीकेबल होगी। आगे जो रेलेवेंट है वो लोन and credits include finance as defined in the banking tribunal ordinance 1984। 1984 नहीं रहा, लिहाजा हम जाते हैं वापस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी फाइनेंस ऑर्डिनेंस की तरफ। तो उसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001। अब इसमें डिफिनीशन देखें कि क्या क्या कहते हैं। पहले डिफिनीशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Financial institution means and includes any company, whether incorporated within or outside Pakistan, which transact the business of banking or any associated or ancillary business in Pakistan through its branches within or outside Pakistan, and includes a government saving bank but excludes the State Bank of Pakistan. For the purpose of definition under the Financial Institution Recovery of Financial Ordinance, तो the State Bank of Pakistan को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिफिनीशन से एक्सक्लूड कर दिया है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन वाली उसमें देखा था, तो वो बैंकिंग कंपनी भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है और बैंक भी। आगे मुदाराबा मैनेजमेंट कंपनी, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी, यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड ऑफ एनी काइंड एंड क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन और कंपनी। छोड़ दें इसको, जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए इस जगह पे। और एनी कंपनी ऑथराइज्ड बाय लॉ टू कैरी ऑन एनी सिमिलर बिजनेस एज द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिस गजेट स्पेसिफाई। बैंकिंग कोड भी छोड़ दें, रिलेवेंट आपके लिए। अपन कस्टमर की डिफिनीशन पे आ जाते हैं। कस्टमर मींस अ पर्सन टू हुम finance has been extended by the financial institution within or outside Pakistan, and includes a person on whose behalf a guarantee or letter of credit has been issued by a financial institution, as well as a surety or an indemnifier। अब कस्टमर कौन है? ये कहता है कस्टमर कि वो शख्स, अब वो चाहे पर्सन की डिफिनीशन आप जाके लॉ में पढ़ें तो पर्सन होता है एक नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। तो पर्सन मींस नेचुरल और लीगल, यानी आप देखा होगा कि किसी एक शख्स को इंडिविजुअली बैंक लोन देता है, और या आपकी अगर कंपनी है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो वो लीगल पर्सन होता है, उसको भी बैंक फाइनेंस देता है। फाइनेंस मीन कर्जा, स्टैंड मनी अगर उसको दिया हुआ है, पाकिस्तान में दिया और या पाकिस्तान से बाहर दिया हुआ है,
उसको हम कहेंगे कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस, बिकॉज ये रिकवरी है, जिन लोग कर्जे दे जाते हैं और नहीं देते और कर्जों की वापसी के लिए ये लॉ आया है ताकि बैंकिंग कोर्ट वहां जाके उनके खिलाफ बैंक केस करते हैं, उनसे कर्जे वापस दिलवाती है बैंकिंग कोर्ट बैंकों को। तो इसलिए वो लोग जिनने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है वो कस्टमर हैं, और वो लोग जिसने किसी कस्टमर किसी फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए गारंटी दी हुई है वो भी कस्टमर है, या किसी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट खोला हुआ है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन का लफ्ज़ है, अभी आप लोग कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बैंकर अगर मौजूद है तो उसको समझ आएगी, या कोई लॉ प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको समझ आएगी। तो उमर लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि जो ट्रेड हो रही होती है पाकिस्तान के दरमियान और जापान के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जापान से गाड़ी मंगवाते हैं और जापान में एक कंपनी है जिससे आपके ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे गाड़ियां भेज दें, वो कहते हैं ओके ये गाड़ी की कीमत ये है, तो आप ये करते हैं कि आप अपने बैंक को कहते हैं और वो अपने बैंक की डिटेल भेजते हैं, तो आप उसके लिए एलसी खोलते हैं, और एलसी ये होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, जिस दिन आपकी गाड़ी पाकिस्तान पहुंच जाएगी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे तो आपके बैंक ने उसको गारंटी किया हुआ है। लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी एक चीज होती है, तो वो बैंक बोलेगा कि यार मेरे कागज तो पाकिस्तान पहुंच गए और मुझे नोटिस आ गया है और आपकी गाड़ी पाकिस्तान पहुंच गई है, तो आप पैसे आप मुझे भेज दें, तो ये उसको पैसे भेज देते हैं, या एडवांस में भी होते हैं और ऑन डिलीवरी भी होते हैं। और श्योरिटी इंडेमनीफायर ये होता है, अगर किसी ने किसी को इंडेमनिफिकेशन समझते हैं ना, कि अगर आप के साथ में एक एग्रीमेंट करता हूं और मेरा और आपका किसी मामले में पैसों का मामला आ जाता है और आप मुझसे कहते हैं मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, ये पैसे दे रहा हूँ, इस तारीख पे वापस करेंगे, तो एक तीसरा बंदा उठ के गारंटी देता है कि अगर विशाल खान वापस नहीं कर सका तो मैं ये पैसे वापस करूंगा, तो इसको आप श्योरिटी भी कहते हैं और इंडेमनीफायर भी कहते हैं। अगला लफ्ज है जो कि क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंस मींस जो कर्जा दिया दिया हुआ है या लिया हुआ है उसको फाइनेंस कहते हैं। अब उसकी डिफिनीशन यहाँ पे दी हुई है, एन अकोमोडेशन और फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप और मार्क डाउन इन प्राइस। मार्क डाउन में कभी भी आज अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में 20 साल की प्रैक्टिस हो गई मेरी बैंकिंग में, मैंने मार्क डाउन पे कोई एग्रीमेंट देखा नहीं, उमूमन बैंक नहीं करते, वो सिर्फ मुनाफे में शरीक होते हैं, नुकसान पे शरीक नहीं होते। हायर परचेज, इक्विटी, सपोर्ट, लीज, गाड़ियां आपकी लीज पे होती हैं, मशीनरी लीज पे होती है, रेंट शेयरिंग इस्लामिक फाइनेंस में, ये रेंट शेयरिंग में गाड़ियां आती हैं आपके पास जो इस्लामिक फाइनेंस होती है, और जो कन्वेंशनल फाइनेंस है उसमें लीज होती है, लाइसेंसिंग चार्ज और फी ऑफ एनी काइंड, परचेज एंड सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आपकी जो हाउसिंग फाइनेंस हो रही है आजकल आप देखोगे बैंक मकान खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तो ये परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ दी प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग कमोडिटीज, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट which with or without buyback arrangement by a seller, participation term certificate, मुशारका, मुदारबा, मुसावा, इस्तिस्ना। ये जो मुशारके का और वो कर्जा चल रहा होता है। फैसिलिटी ऑफ गारंटी, जो गारंटी देती है एक कस्टमर में मेरी स्क्रीन मेरे ख्याल शेयर नहीं हो रही आप लोगों के साथ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को?
तो फैसिलिटी गारंटी इंडemnified लेटर ऑफ क्रेडिट LC LG which a financial institution may give, issue or undertake on behalf of a customer with a corresponding obligation by the customer to the financial institution. Corresponding obligation ये है कि किसी ने गारंटी दे दी है और हम कहते हैं कि ये जो गारंटी है मैं ये पैसे वापस करूंगा. दिस इज कॉल्ड ए corresponding obligation बिकॉज मेरा और बैंक के दरमियान एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के साथ हमने बांध दिए, एक मेरी वाइफ ने या भाई ने कि यार अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं पैसे दूंगा. दिस इज कॉल्ड corresponding obligation अंडर द लॉ. तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर किसी ने दी है कि मैं पैसे दूंगा तो उसको भी फैसिलिटी कहते हैं. अगली फैसिलिटी है लोन, एडवांस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, पैकिंग क्रेडिट और बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज और एनी अदर फाइनेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ए कस्टमर. लोन को तो आपको पता चल गया है, एडवांस उसी को कहते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड जो आपको दिया होता है वो एडवांस होता है. कैश क्रेडिट क्रेडिट कार्ड की सूरत में हो सकता है या आपके अकाउंट में भी हो सकता है. आपको क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कैश क्रेडिट एडवांस देते हैं. ओवरड्राफ्ट वो होता है कि अगर आपको किसी बैंक ने लोन दिया हुआ है और आप वो जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की पैसे की जरूरत होती है तो आप बैंक को कहते हैं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे इतने पैसे मिलने और ये पैसे आपके पास आ जाएंगे जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे इतने दिनों के लिए कुछ पैसे दे दें. इसको बिल डिस्काउंटिंग भी कहते हैं. और अगर बैंक आपको पैसे देता है तो उसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और बैंक ने जो दे दिया तो बैंक का पैसा चल गया आपके अकाउंट के ऊपर और ये इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड. उमूमन बिल डिस्काउंटेड परचेज होता है. तो बिल डिस्काउंटिंग या परचेज की सूरत में जो आपको लोन देता है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं. बेनामी लोन or facility that is a loan or facility the real beneficiary or recipient whereof is a person other than the person in whose name the loan or facility is advanced or granted. इसको छोड़ दें. और अगर किसी कस्टमर्स के खिलाफ किसी भी कोर्ट ने या आर्बिट्रेशन ने डिग्री दे दी कि इसने इतने पैसे बैंक को देने तो वो भी फाइनेंस फैसिलिटी कहलाएगी. ये बाकी सारी बहुत सी डिफिनेशन है नीचे जो फाइनेंस फैसिलिटीज के हैं और ये फैसिलिटी जब आप आते हैं बैंकिंग में तो आपको यहाँ से वो सारी डिफिनेशन से पता चलेगा कि लोन कितनी तरह के होते हैं और उनको क्या क्या कुछ कहा जाता है. अब हम आते हैं यहाँ पे कस्टमर की डिफिनेशन है जो कि 1956 वो पढ़ रहे थे, वहाँ कस्टमर आ गया था, डिफिनेशन आ गई थी तो हमने कहा चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखते हैं कि कस्टमर किसको कहते हैं. आप कस्टमर की डिफिनेशन बैंकिंग में दो तरह की है. एक जनरली जो कस्टमर होता है जिसका आपका बैंक के पास एक अकाउंट है और उस अकाउंट में आप ना कोई लोन ले रहे हैं, ना कोई और कारोबार कर रहे हैं, ना गारंटी ले रहे हैं, ना श्योरिटी दे रहे हैं, उसमें सिर्फ आप पैसे ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं. तो वो जो कस्टमर है उसको कस्टमर कहेंगे. लेकिन वो कस्टमर का अगर बैंक के साथ कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो कस्टमर फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस के कस्टमर नहीं होगा, वो सिविल कोर्ट में जाएगा या बैंकिंग मोहतसिब के पास जा सकता है. लेकिन अगर बंदे ने लोन लिया हुआ है, उसने उसकी गारंटी दी हुई है, मॉर्गेज की हुई है, अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, गाड़ी किराए पे ली हुई है, बैंक से ली है, लीज पे ली हुई है, मकान लिया हुआ है और डिफॉल्ट कर जाए तो वो कस्टमर कहलाएगा. और फॉर दैट उस कस्टमर की डिफिनेशन ये है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ए कस्टमर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कस्टमर वो बंदा जिसने लोन लिया हो. ये हमने यहाँ पे पढ़ा था. वो customer means a person to whom finances has been extended by a financial institution and includes a person on whose behalf a guarantee or letter of credit has been issued by the financial institution. So rather for the purpose of financial institution recovery of financial ordinance, जो कस्टमर होगा वो सिर्फ वो बंदा होगा जो कि ये वाला कस्टमर जो या लैंड जो डेटर होगा, बारोवर होगा, को बारोवर होगा, तो वो कस्टमर कहलाएगा. अब वो जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, ये अगर आप सेकंड लास्ट लाइन पे जाएं तो फॉर द पर्पस ऑफ ये जो कस्टमर हमने बात की अभी, उसको जो फैसिलिटी दी जाती है वही हो सकती है. हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है, रनिंग फाइनेंस हो सकता है, टर्म फाइनेंस होता है, फंडेड होता है और नॉन फंडेड होता है. अब फंडेड और नॉन फंडेड क्या होती है? लोन
फंडेड लोन या नॉन फंडेड लोन। फंडेड लोन होता है कि जिसमें आपको कैश दिया जाता है मकान खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, जो आपको बैंक कर्जा देता है वो फंडेड लोन होता है। नॉन फंडेड ये होता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ठेका ले लिया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपसे मांगती है कि आप मुझे गारंटी दे, बैंक गारंटी दे दें, या आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो फॉरेन आपका वहाँ जो फॉरेन एक्सपोर्टर है और जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है, तो लेटर ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नॉन फंडेड फैसिलिटी होती है, उसको नॉट फंडेड फैसिलिटी कहते हैं। हाउसिंग फाइनेंस तो जो मकान के लिए कर्जा देते हैं तीन तरह के होते हैं, एक मकान खरीदने के लिए होती है और मकान परचेज करने के लिए होते हैं, या ज़मीन खरीद करके और मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए होते हैं, या मकान को रिनोवेट करने के लिए होती है। ये कर्जे बैंक दे रहे हैं आजकल। रनिंग फाइनेंस उमूमन रनिंग जो फाइनेंस होता है वो उमूमन बिजनेस फाइनेंस होता है, और रनिंग फाइनेंस में और हाउसिंग फाइनेंस में टर्म फाइनेंस में एक फ़र्क ये है कि जो हाउसिंग फाइनेंस होती है वो उमूमन टर्म फाइनेंस होती है, या जो गाड़ी की लीज होती है वो भी टर्म फाइनेंस होती है। टर्म फाइनेंस ये होती है कि आपको 15 साल के लिए कर्जा दे दिया जाता है और एकदम आपको पैसे दे देते हैं। आपकी 30 लाख की गाड़ी है तो 30 लाख बैंक ने आपके बिहाफ पे मैन्युफैक्चरर को दे दी है, उन्होंने आपको गाड़ी दे दी। हाउसिंग फाइनेंस में आपकी बिहाफ पे बैंक ने लोन, आपका जो पैसा है लोन आपका है लेकिन पैसा उसने दे दिया जो आपको मकान बेच रहा है, और वो आप 15 सालों में मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में अदा करेंगे। गाड़ी की जो लोन होता है वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में अदा करते हैं। तो जो आप लोन ले लेते हैं और फिर एग्री कर जाते हैं कि मैं इसको मंथली इंस्टॉल में अदा करूंगा और इतने अरसे में अदा करूंगा, तो उसको कहते हैं टर्म फाइनेंस। टर्म फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस ये होता है कि आपके अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए बैंक ने दे दिए, आप 1 करोड़ रुपए आज निकालें कल फिर डालें, 3 साल की होती है इसकी टर्म, 5 साल की होती है, 1 साल की भी होती है, लेकिन ये आप आज निकालें, सारा निकाल लें, कल फिर पूरा डाल दें, परसों फिर निकाल लें, थोड़ा निकालें, 1 महीने तक निकालते रहें, 3 साल तक निकालते रहें, डालते रहें। जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो या तो रिन्यू होगा या फिर आप सारे पैसे जो आपने इस्तेमाल किए वापस कर देंगे। और टर्म फाइनेंस में ये होता है कि जो मार्कअप होता है वो आपको फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया तो बोलेंगे ये आपका मकान हमने आज 1 करोड़ में खरीद के दे दिया है, आप हमें 15 साल में 3 करोड़ रुपए देंगे। तो वो 3 करोड़ रुपए आपका प्रिंसिपल जो कर्जा दिया होता है वो और जब मार्कअप शामिल होता है, तो वो आप साथ साथ अदा करते रहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा सारे पैसे अदा कर दिए तो फिर आप मजीद उसको दोबारा नहीं ले सकते, टर्म फाइनेंस अदा हो गए तो। अब अगर रह गए रनिंग फाइनेंस आप आज सारा निकालें और आज सारा अदा कर दें, कल फिर सारा निकालें फिर अदा कर दें, तो ये इसको रिवॉल्विंग फाइनेंस भी कह सकते हैं। अब ये हाउसिंग फाइनेंस है, रनिंग फाइनेंस है, टर्म फाइनेंस है, फंडेड है, नॉन फंडेड है, इसको सिक्योर करने के लिए जिसको सिक्योरिटी कहते हैं वो कैसे करेंगे? तो 2-3 तरह के होते हैं। एक होती है मॉर्गेज। आपने बैंक से कर्जा लिया, वो बोले यार हमारे कर्जे को आप सिक्योर करने के लिए हमारे पास मॉर्गेज क्रिएट करें आप। मॉर्गेज को उर्दू में रहन कहते हैं, और मॉर्गेज उमूमन इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं ज़मीन को, मकान को, और उस मकान में जो चीज़ें फिक्स हैं ज़मीन के साथ उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मॉर्गेज अंडर द सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मॉर्गेज होती है। वो तो 3-4 तरह की मॉर्गेजेस होती हैं, जो अगला कोई लेक्चर करेंगे तो मॉर्गेजेस पे करेंगे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद एक होता है प्लेज। अगर आपने किसी से बैंक से कोई ऐसा लोन लिया हो कि उसके बदले अपना सोना रखवाया हो, तो उसको प्लेज, मॉर्गेज और प्लेज में ये फर्क होता है कि मॉर्गेज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और प्लेज होती है, प्लेज मॉर्गेज होती है लेकिन इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना कंप्यूटर रख के आपके पास रख दूं कि आप इसको 1 महीने के लिए अपने पास रख लें और मुझे 1,20,000 रुपए दे दें, और जब तक मैं 1,20,000 रुपए नहीं दूंगा तो अपना कंप्यूटर अपने पास रखेंगे। आप पोजीशन भी दे दी आपको उन्होंने, तो वो उसको कहते हैं प्लेज। ऐसी सिक्योरिटी आपका सोना, आपकी कोई कीमती चीज़, आपके कोई कागज़, आपका ट्रेडमार्क, आपका कंप्यूटर, कोई ऐसी चीज़ जो आप कर्जे के बदले में विद पोजेशन किसी को रखवा दें, तो उसको कहते हैं प्लेज। अगला लफ्ज़
इसमें आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन होती है उस प्रॉपर्टी की, अच्छा अब मॉर्गेज तो सेक्शन 52 ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन हो गया है। अब प्लेज किधर डिफाइन होगा? प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, लेटर ऑफ क्रेडिट है और लेटर गारंटी है, ये किधर डिफाइन हुए होंगे? प्लेज और लेटर ऑफ गारंटी जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन हुए हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ गारंटी एक चीज है, तो ये हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। प्लेज, लेटर ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन हुए, गारंटी अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देते हैं आप। अब हाइपोथिकेशन का जो लफ्ज है ये पाकिस्तान में बैंकिंग में इस्तेमाल होता था, और ये मॉर्गेज होती है वो किस किस्म की मॉर्गेज होती है कि आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन पोजीशन आपके पास है, लेकिन बैंक की मॉर्गेज इस पे आई हुई है। फॉर एग्जांपल जो आप गाड़ियां बैंक से लेते हैं उसमें ये करते हैं कि गाड़ी आपके पास होती है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है उसमें बैंक का लेटर लगा होता है कि गाड़ी हमारे पास हाइपोथिकेट है, हाइपो भी कहते हैं इसको, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मीनती है कि जब तक कि आप कर्जा नहीं देंगे और बैंक का लेटर वहां लगा रहेगा तो आप गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। हाइपोथिकेशन का वर्ड पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था, लेकिन अब जो 2017 का सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्ट आया है बैंकिंग का, उसमें हाइपोथिकेशन का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मॉर्गेज आप अपनी फैसिलिटी को सिक्योर करने के लिए अपनी जमीन भी मॉर्गेज करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैं लोन ले रहा हूँ और मेरे भाई की जमीन है तो मैं बोरोवर के रहूंगा, और मेरा भाई अगर उसको मॉर्गेज करके गारंटी दे रहा है कि कल अगर मैं पैसे नहीं दे सका तो उसकी जगह वो जमीन या तो बेच के पूरी कर लें या वो पैसे देगा और जमीन अपनी छुड़ाएगा, तो उसको कहते हैं को बोरोवर और उसको कहते हैं मॉर्गेजर। इस तरह प्लेज मेरी अपनी भी हो सकती है या किसी की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास सोना है और मैं बैंक से कहता हूं कि मुझे आप कुछ लोन दे रहे हैं, उसके बदले आप कहते हैं मैं इसके बदले अपना सोना रखवा देता हूं, तो आप मेरे पास को बराबर बनेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोना मैं अपने नाम से ही वहाँ बैंक के पास रखवा दूं और उससे कर्जा ले लूँ, तो उसको प्लेज कहेंगे और वो उस वक्त प्लेज इतना रहेगा जब तक कि मैं कर्जा वापस ना करूँ। इन केस में वापस ना कर सूँ, डिफॉल्ट कर दूँ, तो जो एग्रीमेंट होते हैं बैंक्स के उनमें लिखा होगा कि डिफॉल्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाके आपका सोना बेच देंगे, आपकी जमीन बेच देंगे, मॉर्गेज, आपकी गाड़ी हाइपोथिकेशन वाली पकड़ लेंगे, रिपोजेस करेंगे और बेच देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट तो इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है, जो मैंने समझाया, जापान से, जर्मनी से, किसी जगह से आप अगर कोई चीज़ मंगा रहे हैं पाकिस्तान, तो उसके बदले आपका बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। उस एक्सपोर्टर जो आपको वो चीज़ बेच रहा है, चाइना से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसके बैंक को एक लेटर देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि अगर आपकी चीज़ जिस दिन हमारे पास पहुंच गई और उस दिन हम आपको पैसे ट्रांसमिट कर देंगे, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और लेटर ऑफ गारंटी उमूमन पर्सनल गारंटी भी होती है अपने लोन की, या इस तरह भी होती है कि गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या दो कंपनी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और एक कंपनी ने या मैंने कहा कि यार ये पैसे, इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म होती है कि बैंक कहता है कि आप हमें गारंटी प्रोवाइड करें, हम आपको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, या आप ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कल पूरा ना करें, भाग जाएं, तो पैसे कहाँ से पूरे होंगे, तो वो कहते हैं हमने बैंक से गारंटी ला कर दे दें। और ये जो गारंटी होती है जब ये रिकॉल हो कभी भी, तो ये अनकंडीशनल होती है उमूमन, और ज़्यादातर ये होती है कि गारंटी अगर कॉल हो जाए तो बैंक को पैसे देने ही देने पड़ते हैं। तो गारंटीज यूजुअली बैंक्स अपने कस्टमर की बिहाफ पे किसी प्रोजेक्ट में, किसी एग्रीमेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है, और बैंक आपकी इंपोर्ट के बदले जो पैसे आप दे रहे होते हैं किसी कमोडिटी के बाहर, तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है। हाइपोथिकेशन आपकी जो मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास हो, लैपटॉप भी कर्जे पे लोग लेते हैं, फ़ोन भी लेते हैं, इसी तरह आप बैंकों से गाड़ियां लेते हैं, और उन गाड़ियों के ऊपर जो चार्ज होता है क्योंकि पोजीशन आपके पास होती है और बैंक का चार्ज होता है उसके ऊपर, तो उसको हाइपोथिकेशन कहते हैं। पहले जो वाली मॉर्गेज होती है जिसमें आपने कोई चीज़ दे के बैंक को लोन लिया होता है, मिसाल के तौर पर सोना, और वो बैंक की पोजीशन में होता है, उसके पास होता है, उसको प्लेज कहते हैं। और मॉर्गेज विद पोजीशन विदाउट पोजीशन होती है। उमूमन जो बैंकिंग मॉर्गेज होती है उसमें ज़मीन आपके पास ही होती है, मकान आप ही ले रहे होते हैं, लेकिन वो बैंक के पास मॉर्गेज ही होता है और उसके कागज़ रखते हैं, उसको इक्विटल मॉर्गेज कहते हैं। और अगर रजिस्ट्रार के पास जाके मॉर्गेज रजिस्टर करते हैं, उसको रजिस्टर मॉर्गेज कहते हैं। तो ये था छोटा सा आज का लेक्चर, बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि 4 बजे मैं ट्रैवल करूंगा सिटी से बाहर, तो इस
कॉल को अभी ख़त्म करूँगा मैं। तो ये क्वेश्चन है, आयशा का क्वेश्चन है। आयशा प्लीज़ क्वेश्चन आप हम दोहराएं ताकि मैं आपको जवाब दे दूँ। जी आयशा, क्वेश्चन। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मैं लॉ करना चाहती हूँ कि अच्छा, आप लॉ करना चाहती हैं तो आप अगर दो तरह के चूँकि अगर आप पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ रही हैं तो आप इंटर में जाके ले लें, ह्यूमैनिटीज़ ले लें, और अगर लॉ का सब्जेक्ट अवेलेबल है जिस कॉलेज में जा रही हैं बेसिक लॉ का, वो ले लें। और अगर आप कैम्ब्रिज की हैं या ऑक्सफोर्ड की हैं, कैम्ब्रिज की हैं, तो ए लेवल में जाएँ, उसमें लॉ सब्जेक्ट रख लें अपने। आपको समझ आ जाएगी? और अगर आप हैं हाँ, चूँकि 12th क्लास अगर आप गवर्नमेंट उसमें पढ़ रही हैं कॉलेज स्कूल में पाकिस्तान में, तो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप करें, साइंस भी कर दें, वो पाकिस्तानी उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप जाएँगी यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए, तो लॉ 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 गेट होता है। ओके, आईबी में पढ़ रही हैं आप, माशाल्लाह। और कोई? और कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समझा सका हूँगा, और चूँकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आसान भी नहीं है, और इस पे जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का अगर आप लॉ कॉलेज में पढ़ें तो उन्होंने इतना डिटेल में पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी ये 5 साल के सब्जेक्ट में आप कम से कम 1 साल का सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1 साल का है, और जो बैंकिंग के लॉज़ हैं वो अमूमन आपके सिलेबस में होते नहीं हैं। मगर ये लंबा है, तो अगर इस पे कोई और लेक्चर रखना चाहें तो एनी टाइम फ्राइडे के फ्राइडे मैं आपको लेक्चर दे सकता हूँ इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर और इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।